देखिए वर्कशीट नंबर 3 की अब अपन एंट्री नंबर 50 देख रहे हैं। रिसीव्ड एडवांस 10,000 फ्रॉम अहिल्या। एडवांस हमेशा क्रेडिट होता है, वो आपकी लाइबिलिटी होता है। कैश अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, 10,000 रुपये आपको मिल गया। अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ गुड्स फॉर 50,000। ऑर्डर की तो कोई एंट्री होती नहीं है, 50,000 की तो कोई एंट्री होगी नहीं। हाँ, 10,000 रुपये मनी का फ्लो हुआ है तो उसकी एंट्री हो जाएगी। 51 में क्या है, एग्जीक्यूट द ऑर्डर। अब हमने 50,000 का जो ऑर्डर मिला था उसको एग्जीक्यूट किया। रिसीव्ड फ्रॉम ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम अहिल्या एंड पेड 1,300 एज कैरेज चार्जेस। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि अहिल्या का कितना क्रेडिट पहले से था, वो मनी तो एडजस्ट करनी पड़ेगी ना। तो उसको पहले डेबिट करो, 10,000 रुपये। टोटल सेल हमारी जो हुई है वो 50,000 हुई है। 50,000 में से 10,000 हमारा अहिल्या से पहले ही एडवांस आ चुका था। 40,000 रुपये अभी हमें अहिल्या से लेने हैं, तो हम अहिल्या को बैलेंसिंग फिगर 40,000 रुपये में डेबिट कर देंगे। इससे अहिल्या 40,000 से हमारी डेटर है। हमने माल 50 का बेचा है, पर 10 का एडवांस पहले एडजस्ट हो गया, अब 40 आना बाकी है। तो ऑर्डर एग्जीक्यूटेड की एंट्री अपन ने की है, तो 40,000 से अहिल्या डेबिट है। कोई भी पर्सनल अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बोल रहा हूँ, कोई भी पर्सनल अकाउंट जब डेबिट होता है ना, तो वो आपका डेटर बन जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। कैरेज की एंट्री, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है उसकी मैंने अलग से एंट्री कर दी है। खर्चे को डेबिट किया, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1,300 का अलग से पेमेंट कर दिया। 52 देखो, रिसीव गुड्स फ्रॉम धारा बाय बीपीपी 3,000। तो गुड्स रिसीव किए तो बीपीपी का मतलब होता है वैल्यू पेएबल पोस्ट, यानी वही फ्लिपकार्ट से सामान मंगाया, गुड्स मंगाई है, तो गुड्स आ रही है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर कोई कैरेज वगैरह का खर्चा ऐसा लगता तो वो अलग से डेबिट हो जाता, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अलग से हो जाता। खैर यहाँ ऐसा कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं लगा है, तो यहाँ सिंपल एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। 54 में आपको कहता है प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू 80,000 फॉर 8 मंथ। देखो यहाँ केवल 10% दे रखा है, 10% पर एनम नहीं दे रखा। पर एनम नहीं दे रखा इसलिए मंथ का ध्यान रखा ही नहीं जाएगा। सिंपली 80,000 का जो 8% है वो आपका 8% नहीं है, सॉरी, ये 10% है, 10% है, तो 8,000 आपका निकलेगा। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 8,000। मंथ का ध्यान नहीं रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ जो लिखा है वो 10% लिखा है। 10% लिखा, अगर 10% पर एनम होता ना तो मैं मंथ का ध्यान रखता, पर क्योंकि 10% पर एनम नहीं है इससे सिंपली 10% रहेगा। इस बार मंथ का ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बच्चा इस बात का ध्यान रखता ही नहीं कि 10% और 10% पर एनम में क्या फर्क है। तो ये स्पेशली आपको याद रखना है, इस टाइप की एंट्री पूछी जाती है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं 56, सैलरी ड्यू टू क्लर्क। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, पे तो की नहीं है। सैलरी अगर पे करते तो एंट्री करते सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ ड्यू है तो लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि आपकी लायबिलिटी है और लायबिलिटी क्रेडिट करने से बढ़ती है। सैलरी को डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। देखो 57 में कहता है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, यानी रेंट पेड हम कर चुके हैं। अब हमें पता लगा कि इस साल जो हमने रेंट पे किया उसमें से 750 नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है। अब हमने तो रेंट को डेबिट कर दिया, तो रेंट को क्रेडिट करो कैंसिल करने के लिए। और ये 750 अगले साल का खर्चा है, तो अभी उसको एसेट बना लो। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, ये अपन को याद रखना पड़ेगा। देखिए 59 जो है पहले ये इस चैप्टर में इंक्लूडेड थी, फिर बाद में इसमें चैप्टर जीएसटी का अलग से कर दिया। बाकी ये है क्या, मैं आपको बताता हूँ। गुड सेल की 2500 की, तो कैश टू सेल 2500 तो है ही। उस पर आपने टैक्स भी चार्ज किया तो टैक्स क्रेडिट होगा। टैक्स क्रेडिट होने के पीछे रीजन ये है कि टैक्स आपने कलेक्ट तो कर लिया, पर ये आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि आपको आज नहीं कल गवर्नमेंट को देना है, तो ये लायबिलिटी होगी। तो टोटल कैश आपने कलेक्ट किया 2750, उसमें से 2500 रुपये आपकी सेल है, बाकी का सेल टैक्स है जो आपकी लायबिलिटी है, जो ईयर एंडिंग में आपको गवर्नमेंट को वापस जमा करानी है। 64 में लिखा है गुड्स यूज फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर 3,000। देखो अगर आप फर्नीचर खरीदते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आपने कैश नहीं यूज किया, आपने अपनी गुड्स जो है वो यूज कर ली। अच्छा, गुड्स जब खरीदी होंगी तो क्या एंट्री करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश।
अब ये जो परचेज है वो यूज आ रही है फर्नीचर बनाने में, तो फर्नीचर तो डेबिट होगा। और परचेज जो कि हमने पहले डेबिट की थी वो सेल तो हुई नहीं, वो यूज हो गई, तो अब वो क्रेडिट करके कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए इस परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये गुड्स हैं जो कि यूज आ रही हैं फर्नीचर बनाने के अंदर, तो इसलिए परचेज को क्रेडिट किया क्योंकि ये आपकी यूज हो गई है फर्नीचर बनाने के अंदर। 65 में देख रहे हैं लिखा है गुड्स डैमेज बाय फायर 5000, तो उसकी एंट्री होती है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज 5000। ठीक है, लॉस बाय फायर आपका नुकसान है और गुड्स जा रही हैं 5000 रुपये क्रेडिट हुआ। गुड्स को हमने पहले भी क्रेडिट किया था, ये देखो यहाँ भी क्रेडिट हो रही है, वो अलग अलग रीजन से क्रेडिट हो रही है। और इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया 3500, तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करके आप डेटर बना लीजिए 3500 रुपये से। लॉस बाय फायर आपका 5000 रुपये का हुआ था, पर इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ 3500 ही देगी, यानी 1500 रुपये वो आपको नहीं देगी। नहीं देगी, ये आपके लिए लॉस हो गया, इसके लिए आप डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो P&L अकाउंट को डेबिट किया गया क्योंकि 5000 की गुड्स जली, जिसका इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ एडमिट कर रही है 3500 रुपये का, तो आपको बैलेंसिंग फिगर में 1500 रुपये का लॉस हो गया। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं 66 स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर 30,000। ये एंट्री अभी आपको याद ही करनी पड़ेगी, बाद में ये चैप्टर जब आएगा तब अपन इसको देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक आपका एसेट होता है इसलिए डेबिट हुआ है और ये बाद में ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, तो इसको अभी एंट्री को याद ही करना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री अगर आपसे पूछ ले तो आपको बतानी पड़ेगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। रीजन तो वैसे इसका ये होता है कि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसको यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो उससे एंट्री बनती है, पर अभी क्योंकि आपने ट्रेडिंग अकाउंट किया नहीं है इसलिए अभी आपको ये एंट्री समझ में नहीं आएगी। 67 की एंट्री देख रहे हैं इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। देखो, अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाता तो आप एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, पर अभी तो कैश आया नहीं तो कैश तो लिख नहीं सकते, तो इंटरेस्ट तो लिख सकते हैं, तो इंटरेस्ट तो लिखा है और कैश आया नहीं। अब आएगा, फ्यूचर में आएगा, तो फिर ये आपकी बन गई कोई भी जो चीज है वो आपने अर्न कर ली लेकिन नहीं मिली तो उसको बोलते हैं एक्रूड। तो ये एक्रूड इंटरेस्ट आपकी एसेट बन जाता है और एसेट हमेशा डेबिट होती है, इसलिए एंट्री बनेगी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ये भी आपके बहुत बाद में चैप्टर नंबर 22 में ये एंट्री आएगी, पर अभी के लिए आपको ये याद करनी पड़ेगी। इसको आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो क्योंकि कैश नहीं आया तो आप कैश तो लिख नहीं सकते, तो कैश की जगह आप क्या लिखोगे एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट आपकी एसेट है इसलिए ये आपका डेबिट होगा। 68 में लिखा है पेड इनकम टैक्स। देखो, इनकम टैक्स जो है पर्सनल लाइबिलिटी होती है ओनर की, वो अगर पे की गई है तो उसको ड्राइंग्स में डेबिट किया जाता है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह जब भी पे किए जाएंगे वो ड्राइंग का खर्चा माना जाएगा, ड्राइंग माना जाएगा और ड्राइंग को डेबिट किया जाएगा, जो कि अल्टीमेटली जाकर कैपिटल को लेस कर देगा क्योंकि आपने पर्सनल खर्चा पे किया है। पेड 69 में लिखा है पेड ₹100 फॉर रिफ्रेशमेंट फॉर ए कस्टमर। तो छोटे मोटे खर्चे हैं, इसके लिए कोई रिफ्रेशमेंट अकाउंट अलग से नहीं खोला जाता, इसके लिए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर खोला जाता है। तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू कैश, मिसलेनियस को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को डेबिट किया, डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 70 में आपको कह रहा है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो इंटरेस्ट आपकी इनकम हो गई और आपके बैंक का मैनेजर जो है वो पैसा देने थोड़ा ना आएगा, वो आपके अकाउंट में ही पैसा जो है वो जमा कर देगा। वो आपके अकाउंट में ही पैसा जमा कर देगा, तो वो क्या करेगा बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगा, इससे आपके बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ गए। 72 बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। अ न्यू मशीन परचेज्ड एक्सचेंज फॉर 40,000 इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीनरी, यानी नई मशीनरी आई 40,000 की, डेबिट व्हाट कम्स इन 40,000, नई मशीनरी आई है और पुरानी जिसकी बुक वैल्यू 15,000 थी वो गई है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट 15,000। ठीक है, और 15,000 की वो चीज 12,000 में आपने सीता को दी है, तो 15 की चीज 12 में दे दी तो 3 का नुकसान हो गया। P&L अकाउंट डेबिट 3,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो 40,000 की एसेट आई, 15,000 की एसेट गई, 3,000 का नुकसान हो गया। तो अब देखो 15 की चीज हमने तो उसको 12 में दी ना, तो हमने 12 का पेमेंट तो एक तरह से उसको कर दिया, 40 में से 12 का पेमेंट कर दिया, तो बाकी कितना बचा 28, इसलिए यहाँ आपका आ रहा है 28,000। तो सीता अभी आपकी क्रेडिटर है, आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने 40 में से अभी तक उसको 12 का ही पेमेंट किया, पेमेंट भी क्या अपनी एसेट दे दी, और बाकी के 28 अभी आपको देने हैं, वो आपकी लाइबिलिटी है।
तो 40 में अब इसको आप चाहे बैलेंसिंग पर में निकाल लो या डेबिट का टोटल करो 43, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 15, 43 में से 15 के 28 आप ऐसे भी निकाल सकते हो। वो जैसे आपकी इच्छा उसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ नई मशीनरी आई है 40,000 की, पुरानी मशीनरी गई है 15,000 की, और 15 की एसेट गई है 12 में, तो आपको 3 का नुकसान हो गया। उसके लिए आपने P&L को डेबिट कर दिया 3,000 से। अब 40 में से आप 12 की एसेट दे चुके हो, उनको पेमेंट कर चुके हो, तो बाकी बचा 28 अभी तक आपने दिया नहीं है, तो सीता को क्रेडिट कर दिया और सीता 28 से आपकी क्रेडिटर बन गई। और आप चाहो तो डेबिट माइनस क्रेडिट करके भी 28 जो है निकाल सकते हो। डेबिट का टोटल आ रहा है 43, क्रेडिट का आ रहा है 15, बैलेंस बचा 28, तो सीता आज भी आपकी लायबिलिटी है 28,000 से। लिखा है 94 में लिखा है ए पेड ₹500 टू बी ऑन बिहाफ ऑफ सी, सी की बिहाफ पे ए ने पे किया। देखो ए ने पे किए तो ए का कैश गया, क्रेडिट फॉर गोज आउट, और बी को पे किए तो बी को मिला पैसा, तो बी अपने करेगा कैश अकाउंट डेबिट, उसके पास कैश आया है। अब देखो ए ने ये पेमेंट किया है बी को, किसकी बिहाफ पे, सी को, सी की बिहाफ पर, तो इसका मतलब सी ने कहा है ए को कि भैया तू पेमेंट कर दे, तो ए कहेगा भाई साहब मैं पेमेंट तो कर रहा हूं, पर क्योंकि आपने कहा है तो लूंगा तो आपसे ही ना, तो आप मेरे बन गए डेटर, तो वो सी को डेबिट करके डेटर बना लेगा। मैंने रूल आपको बताया था, किसी भी पर्सनल अकाउंट को जब आप डेबिट करते हो तो वो आपका डेटर बन जाता है। ठीक है, बी के पास कैश आया, दिया तो ए ने है पर भिजवाया किसने, सी ने, तो मांगेगा तो सी ही ना, तो इस कंडीशन में सी इसका क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा, तो ये सी को क्रेडिटर बनाएगा। सी की बुक्स में बात करें तो सी ने ए को कहा था कि पेमेंट कर दे, तो ए उससे पैसा मांगेगा इस बात के लिए, तो ए उसका क्रेडिटर बन गया। और सी ने पैसा भिजवाया था बी को, सी ने ये पैसा भिजवाया था बी को, तो बी से वो पैसा मांग सकता है, तो बी उसका क्या बन गया, डेटर बन गया। तो तीनों की बुक्स में जो एंट्री है वो अपन ने यहाँ देखी है, बहुत ही सिस्टमेटिकली इस चीज को करना पड़ता है, तो ये एंट्री आपको जरूर से आनी चाहिए। इसी एंट्री को समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपके पापा स्कूल में फीस जमा कराने जाते हैं, तो स्कूल ने कैश रिसीव किया, किससे रिसीव किया, आपके पापा से रिसीव किया। किसकी बिहाफ पे रिसीव किया, आपकी बिहाफ पे रिसीव किया। आपकी बिहाफ पे तो आपकी की फीस जमा कराने पापा स्कूल में गए हैं, तो रसीद किसके नाम से कटेगी, सर पापा ने दिए तो पापा के नाम से कटेगी, पर पापा के नाम से थोड़ा ना कटेगी, आपकी बिहाफ पर है, वो तो आपकी फीस जमा कराने गए हैं, तो रसीद तो आपके नाम से कटेगी ना। अब दे आपके पापा रहे हैं लेकिन रसीद तो आपके नाम से कटेगी, क्योंकि बिहाफ तो आपके काम हो रहे हैं ना। तो ये चीज इस तरीके से आप समझ सकते हैं। 75 देख रहे हैं, 75 में कहता है एक्रूड इंटरेस्ट। भाई अगर इंटरेस्ट रिसीव होता तो एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्रेडिट ऑल इनकम्स, लेकिन कैश आया ही नहीं, ये तो अर्न बट नॉट रिसीव्ड है, एक्रूड इंटरेस्ट, तो एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट होकर आपकी एसेट बन जाएगा, क्योंकि ये फ्यूचर में आपको मिलेगा, अभी नहीं मिला, फ्यूचर में मिलेगा, तो एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा। एंट्री होगी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ऐसी एंट्री अपन पहले भी यहाँ देख चुके हैं, ये रही 67 नंबर पे एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इसमें नया कुछ भी नहीं है। 76 देख रहे हैं, अनअर्न्ड कमीशन है 5,000 रुपए का। देखो जब आपको कमीशन रिसीव होता है तो आप एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, सर कमीशन रिसीव हो गया। अब ये कह रहा है अनअर्न्ड है, ये तो हमने कमाया ही नहीं है, यानी इस साल का है ही नहीं, ये तो अगले साल का है, तो आपने तो कमीशन को क्रेडिट कर दिया, वो इस साल की इनकम ही नहीं, और आपने क्रेडिट कर दिया क्रेडिट ऑल इनकम, ये तो इस साल की इनकम है ही नहीं, तो आप इस कमीशन को डेबिट करके कैंसिल करेंगे। और क्योंकि आपको अगले साल की इनकम अभी रिसीव हो गई है, तो ये रिसीव्ड इन एडवांस है, और रिसीव्ड इन एडवांस हमेशा आपकी लायबिलिटी होता है, तो उसको रिसीव्ड इन एडवांस लिख दो या अनअर्न्ड कमीशन लिख दो, ये आपकी लायबिलिटी है, इसको मैं रिसीव्ड इन एडवांस भी लिख सकता हूँ, और इसको अनअर्न्ड कमीशन भी लिख सकता हूँ। तो कमीशन डेबिट होने का रीजन तो ये है कि जब वो रिसीव हुआ था तब आपने उसको क्रेडिट किया था इनकम मानकर, वो इनकम आपकी इस साल की है नहीं, तो उसको डेबिट करके कैंसिल करना पड़ेगा, ये मैंने उसको क्या किया, कैंसिल किया। और अनअर्न्ड, इससे हमारी एक लायबिलिटी जनरेट हो गई कि पैसा तो सर आ गया, क्रेडिट जो आइटम किया था वो तो डेबिट हो गया कैंसिल हो गया, तो नाउ व्हाट क्रेडिट,
तो अब क्रेडिट करना पड़ेगा अनअर्न्ड कमीशन को या रिसीव्ड इन एडवांस को, जो कि आपकी लायबिलिटी है। अब हम देख रहे हैं 79, अ न्यू मशीन ऑफ 240 वाज परचेज। तो नई मशीन आई तो न्यू मशीन को डेबिट किया, डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड ओल्ड मशीन वैल्यूड 50,000 वाज गिवन इन एक्सचेंज, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी एक्सचेंज में लिए मशीन, नई ली पुरानी दे दी, तो 240 में से 50 के लिए तो पुरानी मशीन दे दी, बाकी बची 190, बाकी बची 190। द ओल्ड मशीन वाज पर्सनल एसेट ऑफ राहुल। अब देखो ओल्ड मशीन जो है ना वो पर्सनल एसेट है, तो अब पर्सनल एसेट है इसीलिए देखो यहाँ कैपिटल लिखा गया। अब इसका रीजन समझो क्या। मान लो ओल्ड एसेट वो पर्सनल एसेट है, मान लो वो बिजनेस में लाता, तो आप एंट्री क्या करते, जैसे कैश लाने की एंट्री होती है कैश टू कैपिटल, तो यहाँ होता मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ओल्ड मशीन है ये आ गई। अब ये ओल्ड मशीन आपने एक्सचेंज में दे दी, तो उसको तो डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर टू ओल्ड मशीन। ये इस तरीके से होता अगर मैं ओल्ड मशीन किसी को देता तो। लेकिन क्या हुआ कि ओल्ड मशीन बिजनेस में तो लाई नहीं, प्राइवेट एसेट थी, सीधे ही कहीं पहुंचा दी। तो ओल्ड मशीन की डेबिट और क्रेडिट को मैं आपस में काट दूं तो यहाँ कैपिटल क्रेडिट बचता है, तो इसका मतलब कैपिटल क्रेडिट होगा। इसीलिए ये कैपिटल को क्रेडिट किया गया, क्योंकि बिजनेस के अंदर आपकी एक पर्सनल एसेट काम आ गई तो वो आपकी कैपिटल को बढ़ा देगी, तो कैपिटल आपकी बढ़ गई। तो नई मशीनरी खरीदी, एक प्राइवेट एसेट दे दी, बाकी के 190 अभी नहीं दिए हैं, उसके लिए मशीनरी एंड टूल लिमिटेड जो कंपनी है वो कंपनी अभी भी आपकी क्रेडिट है, क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी बन गई है। आपने अभी तक 190 का पेमेंट उसको अभी तक किया नहीं है, आपने 240 में से 50 का पेमेंट किया है, 190 का पेमेंट नहीं किया है, तो ये 190 आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। नेक्स्ट आपका 80, ही सोल्ड इज पर्सनल एसेट। पर्सनल एसेट तो घर पे बेची होगी, बिजनेस में तो बेची नहीं है। फॉर 75,000 इन कैश, तो उससे बिजनेस में तो कुछ आया नहीं। एंड डिपॉजिटेड द अमाउंट इन सेविंग अकाउंट, तो सेविंग अकाउंट भी घर पे ही होता है, बिजनेस में तो होता नहीं है। दैट्स वाई इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, ये घुमाने के लिए दिया गया, इस पे बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है, तो इसलिए बिजनेस में इस बात की कोई एंट्री नहीं हो सकती। एक आपने पूछा 81, गुड्स कॉस्टिंग 500 वर डैमेज इन ट्रांजिट, इसको बोलते हैं लॉस इन ट्रांजिट, रास्ते में खो जाना। तो लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस टू परचेज, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, माल चला गया 500 का। द क्लेम वाज मेड ऑन रेलवे अथॉरिटी फॉर द सेम, और हमने रेलवे अथॉरिटी से पैसा मांगेंगे तो रेलवे कंपनी को डेबिट कर देंगे, इससे रेलवे कंपनी हमारी डेटर बन जाएगी, और लॉस इन ट्रांजिट जो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट होकर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये पैसा तो रिकवर हो जाएगा ना रेलवे कंपनी से, तो रेलवे कंपनी हमारी एसेट बन गई, तो लॉस इन ट्रांजिट से लॉस इन ट्रांजिट कट जाएगा और ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 82 में आपको कहता है कलेक्शन ऑफ डिविडेंड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ, हमारे बैंक ने पैसा कलेक्ट किया तो बैंक में पैसा बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट। और ये डिविडेंड आपकी इनकम है। इनकम क्या है, आप कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है वो प्रॉफिट देती है वो अपने शेयर होल्डर को, तो वो कंपनी अपने प्रॉफिट का जो पार्ट शेयर होल्डर को देती है दैट्स कॉल्ड डिविडेंड, और ये डिविडेंड आपकी इनकम है, ये हमेशा क्रेडिट होता है, क्रेडिट ऑल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पैसा आपके बैंक में जमा हुआ है तो डेबिट बैंक को करेंगे, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट।